हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके लिए जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी जनरल साइंस की, उसका पार्ट 29 है आज। और इसमें भी आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए जाएंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ आने वाले कनिष्ठ सहायक एग्जाम के साथ साथ जो आपके आगामी परीक्षाएं होंगी लोक सेवा आयोग की, वो प्री एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बाकी यार, आप लोगों का मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है। जनरल साइंस की क्लासेज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चलो ये दोस्तों, आज देखेंगे सामान्य विज्ञान भाग 29 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट पूछ रहा है इसमें दोस्तों। तो ये सबसे पहला जो पौधा था, इसका नाम था बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन भारत का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था। इसको समझिए थोड़ा, मतलब देखिए, कोई भी प्लांट है, कोई भी चीज़ है ना, उसके अपने जेनेटिक गुण हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन करके एक नई किस्म टाइप की बनाई जाती है, इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये था बीटी कपास। बाद में 2009 के आसपास बीटी बैगन भी आया था, जेनेटिकली चेंज हुआ था बीटी बैगन। बट बाद में 2010 में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो बहुत लंबा इतिहास इसका और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हिस्सा नहीं है दिए गए विकल्पों में, वो बताना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो महिलाओं में होती है, बाकी सभी मानव के ये प्रजनन प्रणाली में आते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब दोस्तों जो होता है महिलाओं का गर्भाशय तथा योनि से मिलकर एक सहायक नलिका होती है ना, उसी को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो ये पुरुष जनन तंत्र में नहीं आता दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर ले जाने में मदद मिलती है? तो देखिए, जो पेड़ है अपना भोजन तो बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन तो बना लिया, पौधों को भी तो प्यास लगती है, पौधों को भी तो मिनरल चाहिए हमारे शरीर की तरह, विटामिन मिनरल। तो पौधे अपने जड़ों से उसको अवशोषित करते हैं मिट्टी से, सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी। अब जड़ों से लेकर ऊपर तक पौधे का जो शीर्ष है, उन भागों तक, टहनियों तक, जो ये पूरे खनिजों को ले जाता है, इनको बोलते हैं दोस्तों, ये किस मेथड से होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन से हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में कौन सा होता है जिसके द्वारा ये चीज़ें गति करती है, यानी कि खनिजों और जल को ले जाने में, वो जाइलम होते हैं। ठीक है, जाइलम बोला जाता है वाहिकाओं को, ये भी याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है जाइलम। और पौधे किससे भोजन बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, उससे भोजन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जो गुण है वो मैमल्स में नहीं पाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। ब्लड हमारा जो होता है गर्म होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन बी गलत हो गया दोस्तों इसमें, बाकी तो देखना ही नहीं हुआ, ऑप्शन बी इसमें गलत है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी गर्म रक्त जीव के साथ साथ हमारा जो हृदय होता है, 4 कोष्ठ वाला हृदय होता है हमारा। ठीक है, यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है हमारा, ना कि 3 कक्षीय। तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो निस्पंदन इकाइयां जो होती है दोस्तों, फिल्टरेशन यूनिट्स बोला जाता है इनको, और इनको बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेफ्रॉन कहा जाता है इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रॉन। कभी कभी क्या होता है, गुर्दे जो किडनी होते हैं ना, किडनी फेल हो जाने पर क्या होता है, किडनी अगर कम काम करने लगते हैं तो फिर पेशेंट को डायलिसिस दिया जाता है। कई बार आपने सुना होगा ना, डायलिसिस मेथड होता है, हफ्ते में 2 बार मिलता है पेशेंट को, जिससे फिर प्रॉपर किडनीज वर्क वगैरह करती हैं और पेशेंट मतलब सर्वाइव कर पाता है। तो गुर्दे में, और गुर्दे में ही दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका स्टोन भी बनता है। ठीक है, और गुर्दे की जो यूनिट होती है, एक हिसाब से बेसिक यूनिट भी बोलते हैं गुर्दे की, जो कार्यात्मक इकाई है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी है, तो वो इकाई भी नेफ्रॉन ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो बताना, लिटमस जो विलियन है ये बैगनी रंग का रंजक होता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, लाइकेन। तो लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है?
तो बताइए कौन सा एलिमेंट है जो रिप्लेस कर सकता है कॉपर को इसके कंपाउंड से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये होता है दोस्तों जस्ता, जिसको जिंक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। जिंक देखिए दोस्तों जो होता है ना, नेचुरली एक मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है, और संयुक्त अवस्था में मिलता है विभिन्न अयस्कों के रूप में, ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो ऊपर हमने लाइकेन की बात की, लाइकेन कैसी वनस्पति है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होती है जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा शरीर डैश डैश पीएच सीमा के भीतर काम करता है। तो जो हमारा शरीर है ना, कौन सी पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो आपको पता है दोस्तों, हमारा जो पीएच होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 7.0 से लेकर 7.4 के आसपास, 7.8 के आसपास रहता है। तो सिमिलर जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा वो। ठीक है, 7.0 से 7.8 तक, ध्यान रखेंगे। पीएच जो होता है दोस्तों, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ है या कोई भी तत्व है या कोई भी चीज़ है, उसका नेचर कैसा है, वो एसिटिक है या वो बेस है, यानी कि क्षारीय है या वो अम्लीय है, उस प्रवृत्ति का पता चलता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू से। एंड ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा 7 से ऊपर की वैल्यू होती है उसमें आपका जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। और 7 से नीचे की जो वैल्यू आएगी उसमें पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जो हम शुद्ध जल पीते हैं पीने के लिए, उसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.0 होती है। इससे जो जल होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो एसिटिक होता है ना वो बेस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which of the following periods in the modern periodic table contains 5 non-metals? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलूंगा, ध्यान से आप देख लो। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा, बताइए। अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धनायन प्रदान करते हैं, उनको धातु कहा जाता है। गैर धातु पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए गैर धातु, गैर धातु होते क्या है, समझ रहे हैं? नॉन मेटल का मतलब होता है दोस्तों, गैर धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नकारात्मक आयन का निर्माण करता है हमेशा। और आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात करूं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जो पीरियड 2 है, आवर्त सारणी का जो पीरियड 2 है, इसमें आपका गैर धातु रखे जाते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, जिसमें से कुछ तत्व हमारे सॉलिड उसमें होते हैं, अवस्था में होते हैं, और कुछ हमारे तत्व इसमें गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी कि गैस होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो घरों में हम अमूमन यूज करते हैं, एसी यूज होती है हमारे घर में, बिजली जिसको बोलते हैं हम, करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में जो हमारा चेंज करता है दोस्तों, इस उपकरण को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। ठीक है, रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे मोबाइल का चार्जर है, हमारे मोबाइल का चार्जर एक रेक्टिफायर है, वो हम एसी में इनपुट करते हैं और उसका जो आउटपुट आता है वो हमारा डीसी के रूप में मोबाइल में हम चार्ज करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये रेक्टिफायर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से ये ऊर्जा कैसे बनते हैं? भाई इसको अच्छे से आप पढ़ के जाना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलेगा? यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। जैसे देखिए, मोटर को हम, मोटर के तार हम डालते हैं ना लाइट के अंदर, बिजली के अंदर, तो मोटर चलने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल, मोटर घूमी तो मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारा जनित्र होता है, जनरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है जनरेटर, जो हम यूज करते हैं शादी विवाह में आता है ना जनरेटर, लाइट चली जाती है। आजकल तो लोग घरों में भी लगाने लगे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं तो जनरेटर यूज करते हैं। तो वो हमारा जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, और ये उसका उल्टा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और रेक्टिफायर हम बता चुके हैं, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, दिष्टकारी भी इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्ताल्पता एनीमिया का लक्षण नहीं है? सबसे पहले तो जान लो दोस्तों, रक्ताल्पता या एनीमिया किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालेमिन, और इसकी कमी से बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब ये एक रीज़न इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मसूड़ों से रक्तस्राव इसमें एनीमिया का लक्षण नहीं है। मसूड़ों से रक्तस्राव होता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जब कम हो जाता है
तो ह्यूमन बॉडी में, तब जाके ये वाली प्रॉब्लम होती है। बाकी फटीग और इरेगुलर हार्ट बीट्स और पेल येलो स्किन, ये सभी एक सिंबल है, सिम्टम्स हैं आपके एनीमिया के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने आहार में ऐसी चीज़ें लें जिसमें विटामिन B12 मिलता है, और थोड़ा बहुत व्यायाम करें और अच्छी जीवन शैली जिएं जिससे आपको एनीमिया टाइप के रोग ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? यानी कि जल जो है वो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बन जाएगा। तो यार आपने देखा, ये तो घर में भी हम देखते हैं ना, जल कब बदलता है गैसीय अवस्था में? तो जल जो हमारा गैसीय अवस्था में बदलता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, 2 ऑप्शन दिए गए इसमें, तो 2 ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर, ठीक है। संघनन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी होगा यार इसका, ठीक है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होगा इसका, ठीक है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से हमारा जल जो होता है ये भाप के रूप में बदल जाता है ना, तो तरल अवस्था से गैसीय में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो कौन सी बीमारी है जिसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी प्रिवेंट नहीं कर सकते? तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, दमा। अस्थमा जो होता है ना दोस्तों, अस्थमा एक संक्रामक और फफूंद जनित रोग होता है। ये फफूंद से होता है, फंगस से। मनुष्य के फेफड़ों में आपका एक कवक आ जाता है जिसको एस्पार्जिलस फैगुमेंट्स बोलते हैं। तो उसके कवक जो होते हैं या फंगस होते हैं, वहाँ पहुँचकर फेफड़े की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं ना, वहाँ पे क्योंकि हवा जाती है तो उनमें सिकुड़न ला देते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति में अस्थमा रोग हो जाता है, दमा, जिसमें बार बार खांसी भी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। और बाकी सभी जो होते हैं हमारे काली खांसी, पोलियो, रेबीज, इनकी तो वैक्सीन अवेलेबल है। दमा के आपका ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ वगैरह है, लेकिन वैक्सीन नहीं है इसका। अगला देखिए, इनमें से किसे हमारे शरीर के मूल खंड, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है इनमें से जिसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा भाई? शरीर जो मेन चीज़ है, शरीर जो होता है ना, टूटता है, जब हमारी कोशिकाएं टूटती है उनको रीजेनरेट कौन करता है? ये रीजेनरेट करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन का जो मेन सोर्सेज होते हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रोटीन की कमी से जो बच्चे होते हैं ना, इनमें रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग बोलते हैं जिसको, ठीक है। और क्वाशीकोर भी हो जाता है जिसमें पेट बाहर आ जाता है बच्चे का कुपोषण के कारण। और प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज होते हैं, दूध, अंडा, दाल, मछली, सोयाबीन आदि जो है मेन सोर्सेज होते हैं, मूंगफली वगैरह, ठीक है, काजू किशमिश जो हम खाते हैं, काजू वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह भी। इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए विटामिन अलग अलग होते हैं दोस्तों, सभी विटामिनों को पढ़ें। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं ना दोस्तों, वो केवल 2 ही होते हैं, विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जिनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा। कीड़ा जो होता है वसा में चले जाएगा, यानी कि के, विटामिन ई, डी और ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी बी और सी जल में घुल जाते हैं। इसीलिए जब हम देखिए रोज़ जब हमारा मूत्र विसर्जन होता है, तो यूरिन के साथ क्या होता है कि हमारे विटामिन बी और सी भी बाहर निकल जाते हैं, खासकर विटामिन सी। इसलिए डॉक्टर हमेशा हमको एडवाइस करते हैं, जो भी हमारा डाइटिशियन होता है वो बोलता है कि विटामिन सी डेली यूज़ में होना चाहिए। हम आंवला ही खा लें या हम कोई खट्टा कुछ खा लें जिसमें विटामिन सी हो, कम से कम विटामिन सी डेली मिलना चाहिए दोस्तों। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, तो आपको कंज्यूम करना ही चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? देखिए विटामिन सी का एक ही काम नहीं है, केवल पाइलिया से नहीं बचाता विटामिन सी, बल्कि देखिए अगर हमें कोई चोट लगती है ना, विटामिन सी प्रचुर होगा बॉडी में, तो चोट का घाव जल्दी भरेगा। और जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो, उसका घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज जनरल साइंस का पार्ट 29। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। आप साइंस में अगर देखिए, मैं अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आज तक हमने जितने भी कोर्स आपको दिए हैं एप्लीकेशन स्टोर में भी देखिए, वहाँ पर केवल हिंदी का दिया मैंने, उत्तराखंड का दिया और टेस्ट सीरीज दी। आज तक मैंने आपको जीके, जीएस और साथ ही जनरल साइंस का कोर्स नहीं दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लोग जरूर फीडबैक देना, मैं इस बारे में सोचूंगा। और बाकी दोस्तों 21 तारीख से आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं आने वाले 5 मार्च के कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए न्यू पैटर्न पे, जिसमें 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के और कंप्यूटर के होंगे। जो भी पैटर्न उसका दिया गया है, 25 की हिंदी हो गई, अब 27 का मात्र उत्तराखंड हो चुका है, 27 का जीएस हुआ है और 6 नंबर की रीजनिंग। तो नए पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे 21 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक, यानी आगामी 10 दिनों तक प्रातः 10 बजे।
अब कैसे इनको प्राप्त करें, तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर पे पहुंचेंगे, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करें। बहुत से लोग एज ए पेरेंट्स कर देते हैं, फिर उनको स्टोर शो नहीं होता। तो एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करके आपको हमारी एप्लीकेशन का स्टोर दिखेगा और इसी स्टोर में आपको एक कोर्स दिखेगा। मात्र 49 है, नॉमिनल प्राइस इस बार मैंने रखा है। आगे भी कोशिश मैं करने वाला हूं कि आपको बहुत कम प्राइस में पूरे फुल लेंथ कोर्स मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के, सामान्य हिंदी के, जीएस के। तो आप लोग इसको जरूर इनरोल करना। प्रैक्टिस सेट मैं बोल सकता जैसे एक प्लेयर होता है ना, कोई भी रनर हो या क्रिकेटर हो, क्रिकेटर की परफॉर्मेंस 22 गज की पिच निर्धारित करती है। एक रनर का जो एथलीट होता है उसका परफॉर्मेंस 400 गज का, जो 400 मीटर का ट्रैक होता है वो निर्धारित करता है। ऐसे आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है वो निर्धारित करते हैं प्रैक्टिस सेट। मैं नहीं बोलूँगा केवल हमारे, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले, वनडे एग्जाम से पहले खासकर, या प्री एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए दोस्तों। मैं यही बोलूँगा। बाकी आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि,